हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिमालय की बेटियां पार्ट 3 है जो हमारा बसंत का, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आपके साथ डिस्कशन करेंगे उस प्रश्न उत्तर का। ठीक है, मैंने लिखवा भी रखे हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो हमारा पार्ट 3 का, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो नदियां हैं उन्हें माँ तो हम पहले से मानते आ रहे हैं, लेकिन जो लेखक है नागार्जुन, उन्होंने नदियों को और किन रूपों में देखा है। तो हमने जब पाठ पढ़ा था तो लेखक ने उसे किस किस रूपों में देखा था। लेखक नागार्जुन ने नदियों को माँ के अलावा दादी, मौसी, मामी, बहन, प्रेमिका, बेटी, लड़की, बच्ची आदि अनेक रूपों में देखा है ना। यही था ना जब मैंने लेसन की एक्सप्लेनेशन करवाई थी, उसमें बहुत सारे रूप दिखाए गए थे। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु व ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है। इस लेसन में जो हमने पाठ पढ़ा था, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियों की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है। तो क्या विशेषताएं बताई गई थी जब हमने पाठ पढ़ा था। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय पर जमी बर्फ के पिघलने से उत्पन्न जल की बूंदों से महानदी के रूप में बहती है। जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, वो जो हिमालय के ऊपर बर्फ होती है, वो जब बर्फ पिघल जाती है तो जल की बूंदों के रूप में वो महानदी के रूप में बहने लग जाती है। ये नदियां उछलती कूदती हुई समुद्र में मिल जाती है। उछलती कूदती का मतलब क्या है कि ये नदियां मतलब कभी किसी रास्ते से, कभी मतलब चौड़े रास्ते से, कभी भीड़े से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, एकदम से, तो ऐसी होती हुई कभी मैदानों में से जाकर समुद्र में, लास्ट में कहाँ जाकर मिल जाती है, ये समुद्र में जाकर मिल जाती है। समुद्र में मिल जाने पर इनकी तरंगों में एक नया रूप मिल जाता है। जब पहाड़ से निकलती है, हिमालय पर्वत से निकलती है, तब इनका एक अलग रूप होता है, मतलब बहुत तेज गति से बहती है। लेकिन समुद्र में जाकर इनकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है ना, इसलिए इनको एक नया रूप मिल जाता है। इन नदियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अपने पिता की गोद में खेल रही हो। तो लेखक जो नागार्जुन है, उन्होंने नदियों का जो रूप देखा तो वो उन्होंने क्या कहा था, हिमालय पर्वत को पिता कहा था और नदियों को क्या कहा था, उसकी बेटी। तो यहाँ पर जो लेखक क्या कहता है कि नदियों को देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे कि जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां हैं वो अपने पिता की गोद में खेल रही हो। सिंधु ब्रह्मपुत्र की ये विशेषताएं बताई थी ना उसने, हिमालय पर्वत से जब निकलती थी वो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, प्रश्न नंबर 3 है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। लोक माता का मतलब जगत माता, लोक मतलब पूरे संसार की माता क्यों कहा है ना। क्वेश्चन का मतलब ये है। ये तो क्यों कहा है, नदियां धरती पर बहती, कहाँ बहती है नदियां, धरती पर बहती है और सारे प्राणियों के जीवन का आधार बनती है। मतलब जितना भी इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, छोटे बड़े, सबके लिए नदियों से ही हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, पानी वगैरह है ना, खेतों में सिंचाई करते हैं, पानी मिलता है जो है ना सारा, फिर उससे हमें खाने पीने की वस्तु मिलती है। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है हमें नदियों से हमारी पूरी होती है। इस संसार के अधिकांश जीवों व पेड़ों का पालन पोषण नदियों के कारण ही होता है। वही बात है जो कि संसार में जितने भी जीव हैं या पेड़ पौधे हैं, उन सभी का पालन पोषण किसके कारण होता है, नदियों के कारण। मतलब नदियों में जो पानी होता है उन्हीं के कारण होता है। सारी धरती का कूड़ा करकट नदियां अपने आंचल में समेटती है। जितना भी धरती पर कूड़ा करकट है सब नदियों में बहा दिया जाता है ना, और फिर भी धरती का कल्याण करती है। और फिर भी नदियां क्या करती है, धरती का कल्याण करती है, मतलब धरती का फिर भी भला ही करती है। मतलब इस धरती पर जितने भी जीव प्राणी हैं उन सबका भला करती है। दुख सहकर भी माता ही भला करती है। जिस प्रकार से एक माता खुद दुख सह लेती है और फिर भी अपने बच्चों का भला करते हैं, उसी प्रकार नदियां भी खुद दुख सहती है और माता की तरह ही क्या करती है, संसार का भला करती है। इसीलिए काका कालेलकर ने इन्हें लोक माता कहा है। आया समझ में क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो वो है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। जो हिमालय है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। मतलब जब हिमालय पर्वत से नदियां निकलती है तो बीच में नदियों के रूप में किस किस की प्रशंसा की है। हिमालय की बेटियां नामक
पाठ में लेखक ने माँ, दादी, मौसी, मामी, बहन, पिता, ससुर और बेटियां आदि सभी संबंधों की प्रशंसा की है। कहने का मतलब क्या है कि बेटा जो काका कालेलकर नागार्जुन है, उन्होंने क्या कहा है कि ससुर के रूप में क्या सारे संबंधों की प्रशंसा की है, जितने भी है। कि जब वो लेखक नदियों में छलांग मारता था तो उसे माँ, दादी, मौसी जैसे ऐसे लगता था जैसे उसकी गोदी में खेल रहा हो। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट स्टार्टिंग में ही। उसके बाद हिमालय पर्वत को क्या कहा गया था? पिता कहा था उसको नदियों का, क्योंकि वो वहां से निकलती है। ससुर क्यों कहा गया था? क्योंकि जब वो समुद्र में मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र के जाके अंदर वो समा गई है, तो वो उसका ससुर बन गया। और बेटियां आदि सभी जितने भी संबंध होते हैं उन सभी के संबंधों की प्रशंसा उसने की है, मतलब सराहना की है। ये सब स्नेह और प्रेम से अपनों को सुख प्रदान करते हैं। जितने भी ये ऊपर संबंध है वो क्या है? हमें स्नेह और प्रेम देते हैं और हमें सुख प्रदान करते हैं। लेखक ने हिमालय, समुद्र व नदियों को की भी प्रशंसा की है। लेखक ने हिमालय पर्वत की, समुद्र की और नदियों की भी इसी रूप में प्रशंसा की है। सतलुज नदी को लेखक ने बहन कहकर पुकारा, और सतलुज नदी को तो लेखक ने बहन के रूप में पुकारा है। ये था ना इस लेसन में, जब मैंने एक्सप्लेनेशन समझाई थी, लास्ट में कहा था हे सतलुज बहन, यही था ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा अतिरिक्त प्रश्न है, मतलब इससे हमें और क्या क्या शिक्षा मिलती है। यह लेख प्रश्न है, यह लेख 1947 में लिखा गया था। जो कहने का मतलब है बेटा, जो ये वाला हिमालय की बेटियां नामक जो लेख है, ये कब लिखा गया था? 1947 में के आसपास। इतने साल हो गए इसे लिखे। तब से हिमालय से निकलने वाले नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? कि पहले तो प्रदूषण वगैरह नहीं था तब में, और आज में तो काफी फर्क आ गया। तो लेखक पूछता है कि इस हिमालय से निकलने वाली जो नदियां थी, अब आज उनमें क्या क्या बदलाव आ गए हैं। तो उत्तर क्या है इसका? तब से लेकर अब तक क्या क्या बदलाव हुए हैं। नंबर 1, क्या बदलाव? ग्लेशियर पिघलने से नदियों के पानी में कमी आई है। ग्लेशियर क्या होते हैं? जो बर्फ जमी होती है ना पहाड़ों के, उससे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर। तो ग्लेशियर क्या हो गए? क्योंकि तापमान में क्या आ गई है, अब हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान क्या हो गया? बढ़ गया है। तो वो ग्लेशियर क्या है? पिघलने लग गए हैं, जिसके कारण नदियों में के पानी में कमी आ गई है। नदियों का बहाव धीमा हो गया है। पहले नदियां एकदम तेज गति से, क्योंकि पानी ग्लेशियर बहुत ज्यादा होते थे, अब ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो नदियों का बहाव भी धीमा हो गया है। नदियों में सारा साल पानी नहीं रहता, गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल जाते हैं, तो सारा नदियों का पानी, सारा साल पानी नदियों में नहीं रहता। पानी प्रदूषण के कारण दूषित हो गया है। जो प्रदूषण है, अब आजकल एनवायरमेंट क्या हो गया? बहुत पोल्यूशन हो गया है एनवायरमेंट के अंदर। तो नदियों का जल भी क्या हो गया है? प्रदूषित हो गया, क्योंकि फैक्ट्रियों का जितना भी कूड़ा करकट है सब उसके अंदर हम डाल देते हैं ना। तो इसकी वजह से प्रदूषण के कारण पानी भी दूषित हो गया है। इसके औषधीय गुण कम या समाप्त हो गए हैं। अब नदियों में औषधीय गुण कहाँ से आते हैं बेटा? क्योंकि पर्वत, जो हिमालय पर्वत है, उस पर बहुत सारी जड़ी बूटियां होती है ना। जड़ी बूटियां, जब वो पानी कहाँ से निकलता है? हिमालय पर्वत से जब निकलता है वो पानी, तो उसके अंदर जो उसके तत्व होते हैं उस जड़ी बूटियों के, उसके अंदर मिक्स होके आ जाते हैं। लेकिन आजकल प्रदूषण के कारण क्या है? जड़ी बूटियों में भी कमी आ गई है। हिमालय पर्वत पर जो है, मतलब वहां पर भी ज्यादा पोल्यूशन हो गया। इसका असर तो सभी जगह देखने को मिल रहा है। तो औषधीय गुण भी उसके कम हो गए हैं या फिर समाप्त ही हो गए हैं। पहले जैसा पानी आजकल नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बा, कालिदास है, जो कवि कालिदास है, कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? देवात्मा का मतलब देवों की आत्मा क्यों कहा है? कालिदास के अनुसार सभी देवताओं का निवास स्थान कहाँ पर है? हिमालय पर्वत पर। आपने सुना होगा या कोई भी धार्मिक नाटक भी देखा होगा तो हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर आपने देखा है ना कि सारे शिव जी भगवान है, सारे मतलब देवी देवता कहाँ दिखाते हैं पुरानी मान्यता के अकॉर्डिंग? कहाँ दिखाते हैं? हिमालय पर्वत पर उनका निवास दिखाया गया। इसीलिए हिमालय को क्या कहा गया है? कालिदास ने इसीलिए हिमालय को क्या कहा है? देवात्मा कहा है ना।